नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भव्यदीप भाटिया। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक और केस स्टडी की। देखिए दोस्तों, मतलब एक हमारा जब हम टीचिंग करते हैं बेसिकली, तो एक टीचिंग पेडागोगी का ये हिस्सा भी है हमारे गुरुकुल पे। और दूसरा कि ये केस स्टडी को लेने का जो खास जो हमारा पर्पस था वो यही था कि काफी सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो जुड़े हैं वो पूछते हैं कि सर ऐसे कौन से खास योग है जो बताइए। तो मैंने सोचा कि मतलब बिजनेस की जब बात हो रही है तो बिकॉज मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं सक्सेसफुल लोगों के जो हॉरोस्कोप्स होते हैं, अगर आप उनको देखते हैं, उनको स्टडी करने से आपको जो लेसन हैं वो थोड़े कम मिलेंगे। बट जो लोगों ने फेलियर देखा है, जिन लोगों ने गलतियां करी हैं और वो गलतियां क्यों करी हैं, कौन से ऐसे प्लैनेट्स थे, तो इसी को संदर्भ में लेते हुए मैंने अनिल अंबानी जी का हॉरोस्कोप ये जो है लिया है। और मैं इसके अंदर जो है बेसिकली कुछ मूलभूत क्वेश्चंस का उत्तर देने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि 12 हाउसेस थोड़ा बहुत किस तरह से लिंक करते हैं, क्या व्यापारिक परिस्थितियां बनी, जो क्यों बनी, क्या रीजन था। तो भी हम आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, इसी के साथ हम लोग आगे को ध्यान से देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पे जो इसको जन्म कुंडली दिख रही है, ये कुंडली श्री अनिल अंबानी जी की है। डेफिनेटली ये जो कुंडली है, बिकॉज हमें मतलब इस सेंसिटिविटी का आइडिया है कि डेफिनेटली हम कॉन्फिडेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे किसी की पर्सनल लाइफ को लेके, परंतु हम जो बातचीत करेंगे वो ये करेंगे कि जिससे हमारे स्टूडेंट्स को कुछ समझ आए और बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं उस वो लोग इसमें से एक लेसन को ड्राइव कर पाए। तो पर्पस बेसिकली अनिल अंबानी जी की कुंडली को लेने का यही है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। यहाँ पर मकर लगन की ये कुंडली आप देख पा रहे हैं जैसे कि, ठीक है। और मकर लगन की कुंडली के जब मैं देखिए, जब लगन साइन की बात करता हूँ तो मकर लगन के अंदर शनि जो है लगन साइन के लॉर्ड है। ठीक है जी। तो शनि को जब आप ध्यान से देखेंगे, शनि इस कुंडली के अंदर 12वें घर के अंदर जो है बैठे, ये आप देख पा रहे हैं आराम से मेरी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अब ये देखना है हमारे को कि जब व्यापार की दृष्टि से कोई सी कुंडली के अंदर हम बातचीत करते हैं, या पार्टनरशिप की दृष्टि से हम जब किसी कुंडली के अंदर बातचीत करते हैं, तो कौन से एस्पेक्ट्स है जिनको देखना है, कौन से हाउसेज हमें देखना है। तो देखिए, 7वें हाउस का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। और कहीं ना कहीं डीप डाउन इस हॉरोस्कोप को अब हम एक एक करके छोटे छोटे बारीक स्टेप्स जो है उनमें समझते हैं। तो देखिए, मेष सॉरी, ये जो मकर लगन की जो कुंडली है, इसके अंदर शनि 12वें घर में बैठते हैं। तो 12वां घर कौन सा होता है? एक्सपेंडिचर्स का। और अब मैं देखता हूँ शनि की पोजीशन, शनि जो अगर मैं देखूंगा तो मैं बोलूंगा कि शत्रु क्षेत्रीय पोजीशन में है, गुरु के घर में है। गुरु के घर में शनि का बैठना एकदम अच्छा नहीं माना जाता है। और 12वां घर जो होता है वो खर्चों का होता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स का होता है। अगर ये घर अच्छा हो, कंट्रोल्ड वे में हो, बैलेंस्ड हो, तो आदमी जो खर्चे करता भी है वो खर्चे जो है बेहतरीन इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। परंतु यहाँ पर जो है शनि जो है बैठे हैं, वो शत्रु क्षेत्रीय भाव के अंदर बैठे हैं। और जिसके कारण क्या हो रहा है कि सैटर्न और गुरु के संबंध किसी भी प्रकार से अगर होते हैं तो वो अच्छे कभी भी नहीं माने गए। और शनि जो है इनके 12वें घर में बैठ के, तो ये खर्चों का घर है, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स हो गए हैं। और कहीं ना कहीं बैंक्रप्सी और ये सारी चीजें तो हमने देखी हैं, जो हम देख पा रहे हैं। तो एक लेसन हमारे को यहाँ पर क्या मिलता है कि जब लगन के लग्नेश जो है 12वें घर में बैठे हो, तो जरूर देखें कि वो शत्रु क्षेत्रीय हैं या मित्र क्षेत्रीय हैं या उच्च के हैं या नीच के हैं। यहाँ पर ना नीच के तो नहीं है, परंतु शत्रु क्षेत्रीय हैं। तो लेसन नंबर 1 आपको यहाँ पर ये मिला कि शनि का, यानी कि मकर लग्नेश का जो सॉरी संबंध है, ये हो गया यहाँ पर 12वें घर के साथ। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड भी इवेंचुअली देख लीजिए, वो भी सैटर्न है। अब ये तो वो एक ब्लंडर हो गया है। ये एक बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं कि हम जो चीजें अभी देख रहे हैं वो यहाँ पर क्या थे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यू आर एबल टू सी कि दिस काइंड ऑफ इक्वेशन विच इज क्वाइट क्लियर ओवर हियर कि सेकंड हाउस जो होता है बैंक बैलेंस का होता है, पारिवारिक स्थितियों का होता है। और फिर से सैटर्न जो है शत्रु क्षेत्रीय। तो अगेन, बैंक बैलेंस, पारिवारिक की स्थितियां, सब एवरीथिंग लैंडेड इनटू द सूप। देख लीजिए, ये आपके सामने ही है। देखिए, बाकी ये तो अभी टॉप लेयर पे बातें हो रही हैं। ठीक है ना, ये अभी टॉप लेयर पे बातें हो रही है। मगर अगर हमें ये समझना है कि कौन से प्लैनेट्स जो गलतियां कराते हैं। देखिए दोस्तों, जब 12वां हाउस डिस्टॉर्टेड हो जाता है ना, ये डिस्टर्ब हो जाता है, तो बाय डिफॉल्ट ये थंब रूल है, इसको हमेशा मान के चलिए कि सेकंड हाउस जो है खराब हो ही जाएगा। ठीक है ना। और या फिर आप ये कह लीजिए कि
सेकंड हाउस अगर खराब हो जाता है तो 12वां हाउस बाय डिफॉल्ट खराब हो जाता है, क्योंकि जब फाइनेंसेस कंट्रोल में ही नहीं है तो डेफिनेटली, क्योंकि 12वां घर जो है आपके खर्चों को अनप्लान्ड वे में हॉस्पिटल्स, जेल, इस तरह के या अनएक्सपेक्टेड विदेश यात्राएं, उनमें जो है पैसा जाता है और वेस्ट हो जाता है और लौट के कभी नहीं आता। वो जो इन्वेस्टमेंट होती है फ्रूटफुल नहीं रह पाती। तो पहले प्लेनेट को ही जब हमने ओपन किया तो 10 और 11 नंबर राशि जो है फर्स्ट और सेकंड हाउस को ऑक्यूपाई करती है, उसका जो लॉर्ड है वो शत्रु क्षेत्र, उसके इफेक्ट हम लोग देख पा रहे हैं। चलिए अब तीसरे घर की तरफ चलते हैं। तीसरे घर का लॉर्ड, तीसरे घर का लॉर्ड अगर हम देखते हैं, तीसरा घर भाइयों बहनों का होता है, पराक्रम का होता है, एज वेल एज आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए आप केतु बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, केतु बैठे हैं। तो केतु और ऊपर से राहु जो है इसके सामने बैठे हैं। राहु केतु तो आपको पता है 180 डिग्री की दृष्टि के उसमें बैठते हैं, ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देख रहे हैं तो राहु और केतु जो है डेफिनेटली थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस को जो है कोई किसी तरह से बेनिफिट नहीं दे रहे, बल्कि खराब ही कर रहे हैं। देखा जाए तो नाइन्थ हाउस फादर का हाउस होता है, थर्ड हाउस जो होता है पराक्रम का हाउस होता है, सोशल सामाजिक आपकी इमेज भी कहीं ना कहीं दर्शाता है, आपके जो है रिलेशनशिप विद द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वो भी दिखाता है, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध, इनके छोटे तो नहीं है परंतु इनके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे तो एट डाउन द लाइन संबंध पे किसी भी तरह से इफेक्ट पड़ा तो पड़ ही गया, ठीक है ना। तो ये एक देखने वाली बात है। और केतु क्या करता है, डिटैच करता है। केतु बेसिकली अपनी पावर्स तो डोनेट कर देता है जिस ग्रह के साथ बैठता है, मगर यहाँ पे उसके साथ कोई ग्रह नहीं बैठा है, अकेला बैठा है केतु। तो केतु ने क्या किया, जो बेसिकली जो थर्ड हाउस से संबंधित जितने भी रिजल्ट्स पॉजिटिव मिल सकते थे उन सब में जो है बाधा क्रिएट कर दी, और उनसे जो है उनको कोई बेनिफिट जो है नहीं मिल पाया, ठीक है ना। तो बेसिकली थर्ड हाउस तो पराक्रम 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 डाउन द लाइन, पराक्रम ही नहीं रहा तो फिर व्यापार या कोई भी कार्य हो उसको बंदा कैसे सिद्ध करेगा, किस प्रकार से उसको जाके मेक श्योर करेगा कि उसको वो इम्प्लीमेंट कर पाए स्ट्रांगली, ठीक है गाइस। तो ये थर्ड हाउस की चर्चा हुई। अब फोर्थ हाउस की तरफ जाते हैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो है मंगल। मंगल को आप देखेंगे, मंगल देखिए दोस्तों ये डेबिलेटेड है, यानी कि नीच का पड़ा हुआ है। मंगल किसका लॉर्ड होता है, देखिए कहने को तो अमीर घर में इनका जन्म हुआ, परंतु मंगल जो होता है ऐश्वर्य का होता है। ऐश्वर्य से मेरा मतलब है यहाँ पे फोर्थ हाउस जो होता है, फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके सुख दिखाता है, और माँ से बड़ा कोई सुख नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अब सिचुएशन अभी अंदर की बातें तो देखिए ना हम छेड़ेंगे ना हम जानते हैं, परंतु माँ का और सब माँ बिकॉज क्या बोला जाता है कि सबसे बड़ा सुख होता है जीवन में हमारे, ठीक है। और घर के अपना कह लो कि आपका घर कैसा होगा, आपके पास कैसी गाड़ियां होंगी, कितनी गाड़ियां होंगी, वो सारी चीजें जो सुख सुविधाएं हैं वो भी फोर्थ हाउस से दिखती हैं, और पब्लिक इमेज भी फोर्थ हाउस से दिखती है। तो फोर्थ हाउस के रिजल्ट्स खराब हो गए, और जाकर कैसे खराब हुए, फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है नीच का होकर सातवें घर में बैठ गया, और रही से एक असर उसके साथ शुक्र भी जाके बैठ गया, ठीक है। तो 32वें साल पहली परिस्थिति थी तो 28 तक थी, उसके बाद अगली जो परिस्थिति आई वो 32वें में आई, ठीक है ना। तो ये 32वें तक तो ये कह लो कि व्यापार के घर में ये दोनों ग्रह जाकर बैठ गए, तो व्यापार की दृष्टि से तो इन्होंने धज्जियां उड़ाई, ठीक है ना। तो अब अगर आप मेरे से पूछते हैं कि बिजनेसमैन इस चीज को, इस कुंडली से कैसे लेसन ले, बिजनेसमैन से ऐसे लेसन ले कि जब व्यापार के घर में नीच के प्लैनेट्स बैठे हों और कोई ऐसे प्लैनेट बैठे हों जिनकी आपस में शत्रुता हो, जिनमें जिनमें आपस में संबंध अच्छे ना हो, तो उन उस केस में थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। मगर अब आप ये भी कहेंगे कि सर आपको चंद्रमा को भी देखना चाहिए कि चंद्रमा सेवंथ हाउस का लॉर्ड है, देखिए बिल्कुल देखिए, चंद्रमा उच्च के भी बैठे हैं, ठीक है ना। सूर्य के साथ बैठे हैं, अस्त हुए हैं, साथ में बुध भी बैठे हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ है यहाँ पर, चंद्रमा उच्च के थे, चंद्रमा ने व्यापार बेहतरीन तरीके से दिया, मगर जैसे जैसे मंगल और ये कह लीजिए आप ये शुक्र की जो अवस्था है आई, उसमें जो है सारी गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई। दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। कहने को तो अभी इस कुंडली को देख कोई ये बोल सकता है कि चंद्रमा उच्च का है, व्यापारिक दृष्टि से जो मर्जी करिए, परंतु चंद्रमा उच्च का है, चंद्रमा की अवस्था होती है 0 to 12 वर्ष, 0 to 12 वर्ष में तो ये वो करते रहते, परंतु व्यापार के से संबंधित आप ये कह लीजिए कि एक ऐसी व्यापारिक फैमिली में इनका जन्म जरूर हुआ जो कि आप कह लीजिए कि बहुत संपन्न फैमिली थी। तो उस तरह से कह लीजिए कि लाभ तो मिला, सब कुछ मिला भी, व्यापार करने के लिए सारा रास्ता मार्ग प्रशस्त भी हुआ, सारी चीजें खुली भी, मगर व्यापार कर क्यों नहीं पाए, इसलिए नहीं कर पाए कि वहां पर जो नीच के प्लैनेट जो मंगल बैठे हैं उन्होंने काफी खराब कर दिया। और दोस्तों देखिए कहने को हम लोग ये बोल देते हैं कि देखिए नीच का प्लेनेट होता है, दृष्टि तो उच्च की देगा, तो भाई दृष्टि उन्होंने उच्च की दी, उन्होंने दृष्टि उच्च की दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर बात क्या हुई है कि
जब मंगल की दृष्टि लगन पे उच्च की पड़ती है तो ऐसा आदमी जो होता है वो एग्रेसिव हो जाता है अपने बिहेवियर के अंदर, अपनी नीतियों के अंदर, अपने सोच के अंदर, अपने थॉट प्रोसेस के अंदर एग्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिव होना इन बिजनेस इज नॉट अ बैड डील, मगर उस एग्रेशन के ऊपर कहीं ना कहीं वही बात है कि एक लिमिट में अगर चीजें होती हैं तो सब बेहतरीन होता है, नहीं तो गड़बड़ होने के चांस। तो 28वें साल तक मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि अनिल अंबानी जी बहुत डायनामिकली ग्रो करवा भी रहे हो उस समय बिजनेस अपने फादर की, जब तक इनका संरक्षण रहा हो। मगर 28वें साल के बाद क्या हुआ फिर, क्योंकि साथ में जैसे ही उच्च की दृष्टि मंगल की पड़ रही है वैसे वीनस की भी पड़ रही है, 32वें साल के बाद फिर वीनस ने भी अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना। और आप ये कहोगे कि चंद्रमा बचा क्यों नहीं पाया सर, चंद्रमा उच्च का था, व्यापार का दृष्टि से बेहतरीन था, बुध आदित्य योग भी बन रहा है। देखिए बोलने चालने में तो अगर आप बोलेंगे तो अनिल अंबानी जी किसी से भी कम नहीं है, वक्ता तो अच्छे हैं। बुध आदित्य योग बना तो उसके कारण उन्होंने उसको वक्ता तो अच्छा बना दिया। एग्रेसिव जो है वक्ता जरूर बना देती है ये चीज, ठीक है। परंतु एग्रेशन इन द कंट्रोल्ड वे इज ऑलवेज गुड। एग्रेशन जो है अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उसका ही नतीजा है कि चीजें इनके हाथ में आने के बावजूद भी हाथ से निकलती गई, और पैसा था ही इतना, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है परिस्थितियां खराब होती गई। देखिए होता क्या है कि थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और भी चीजें दिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। देखिए विंशोत्तरी दशा को देखिए, ठीक है ना। चंद्रमा की विंशोत्तरी दशा चल रही है, ये देख रहे हैं शुरू शुरू के अंदर चंद्रमा उच्च का था। तो 63 से 73 तक या देख रहे हो पीरियड कितना बेहतरीन रहा होगा, किसी ऐश्वर्य और किसी चीज की कमी नहीं है। फिर मंगल का पीरियड आया, ठीक है ना। मंगल का पीरियड 1980 तक चला, तो मंगल ने बेहतरीन तरीके से एग्रेशन दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया उच्च की दृष्टि के कारण। परंतु मंगल स्वयं नीच के थे, मंगल स्वयं नीच के थे, उसके कारण जो है जो भी चीजें परिस्थितियां ट्रिगर हुई ये आप ही के सामने है। उसके बाद आते हैं आगे राहु की बात करते हैं। ठीक है, राहु जो है 9th हाउस में बैठा है, फादर के घर में बैठा है। 9th हाउस में फादर के घर में बैठा है, तो 98 तक की जो परिस्थिति है वो आप देख लीजिए। राहु की जहां तक बात करते हैं, देखिए राहु के बारे में ये बोला जाता है राहु जिस घर में बैठता है उसी हिसाब से फल देता है। तो यहाँ पर पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, बाकी राहु यहाँ पे 9th हाउस में बैठा है, बुध की राशि में बैठा है, ठीक है ना। और बुध जो है स्वयं जाके जो है बुध आदित्य योग फॉर्म कर रहा है, और उच्च के चंद्रमा के साथ बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पिता तो सौम्य थे, ठीक है ना। पिता का जो बात करने की शैली थी वो बहुत सौम्य थी। परंतु अगर आप बात करते हो राहु जो यहाँ पर बैठा हुआ है, तो राहु ने इनको इनॉर्मस वेल्थ भी दिया 9th हाउस, इनॉर्मस वेल्थ दिया। ये तो ऐसा नहीं है कि इनके पास वेल्थ की कमी रही है, पिता के कारण इनॉर्मस वेल्थ इन्हें मिली। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये 1998 तक की परिस्थितियां दिख रही है। आगे चलते हैं गुरु। अब गुरु को भी एक बार जांच लेते हैं, ठीक है ना। गुरु की जहाँ तक बात करते हैं, देखिए दोस्तों गुरु बैठे अगेन इनकम के घर में, 8वें घर, सॉरी 11वें घर के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब गुरु लॉर्ड कहाँ के हैं, गुरु एक तो 12वें घर के लॉर्ड हो गए हैं, गुरु दूसरा तीसरे घर के लॉर्ड हो गए हैं। अगेन वहां पर केतु भी बैठे हैं, आप देख पा रहे हैं। और गुरु यहाँ पर बैठ के 5वीं दृष्टि जो है अपने घर को भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने संभलने की कोशिश तो बहुत करी, जो गुरु जैसे दिखा रहा है अब, ठीक है ना। मगर गुरु के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि गुरु जिस घर में बैठ जाते हैं ना, यहाँ पर अभी देखा जाए तो गुरु मित्र क्षेत्रीय घर में बैठे हैं। मंगल उनके मित्र हैं, परम मित्र हैं। गुरु आइडियली अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर प्रैक्टिकली यहाँ पर देखेगा बोलेगा गुरु बेहतरीन बैठे हैं, पर मैं यहाँ पे बोलूंगा गुरु बेहतरीन नहीं बैठे हैं। गुरु जिस घर में बैठते हैं, बिकॉज गुरु इज हैविंग द हैवीएस्ट सेलेस्टियल बॉडी, उसके कारण गुरु जो है उन्होंने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए। गुरु जिस घर में बैठते हैं उसका नाश करते हैं, और गुरु जहां जहां पे दृष्टि देते हैं उन उन घरों को एक्सपैंड करवाते हैं, उनका लाभ देते हैं, उनमें बेहतरीन तरीके से फायदे देते हैं। तो ये देखिए रोल आया यहाँ पे गुरु का भी, ठीक है ना कहीं आप देखेंगे गुरु बड़े भाई के घर में भी बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं इनके ब्रदर जो है वो आज तक भी जो भी आपस में घर के, देखिए मैंने आपको पहले बोला था हम कॉन्फिडेंशियल बातें और पारिवारिक परिस्थितियों को यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, पर ये है कि ब्रदर जो है, ब्रदर की तरफ से सपोर्ट आज भी कहीं ना कहीं अंदर से इनको है, क्योंकि गुरु जो है जो वहां पर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने नाश तो कर दिया उस घर का, नाश कर दिया, इसी कारण से दिक्कतें भी आई, इसी कारण से दूर भी हुए बड़े ब्रदर से, ठीक है। परंतु एंड ऑफ द डे आप कहीं पर भी देखेंगे गुरु की जो दृष्टियां पड़ रही हैं, गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो कहाँ पर, 3rd हाउस के ऊपर, ठीक है। अगेन जो कि पराक्रम का घर है, तो भाई ने इनको सपोर्ट करने की कोशिश करी। उसके अलावा अगर देखेंगे 7वें घर के ऊपर पड़ी, ठीक है ना।
सातवें घर के ऊपर भी दृष्टि पड़ रही है एट टाइम्स। तो आप ये देखिए सातवें घर में तो वैसे भी योग किस तरह के डेवलप हो रहे हैं, मगर अभी यहाँ पर आप ये भी देखिए कि गुरु को एक हिट जो पड़ रही है, एक नेगेटिव वे में जो हिट पड़ रही है, चंद्रमा की हिट नेगेटिव पड़ रही है, वहां से बुध की जो दृष्टि पड़ रही है वो नेगेटिव पड़ रही है, ये भी आप नोट कीजिए साथ साथ। ठीक है ना। बुध वहां पर 11वें घर में बैठे हैं, वहां पर तो नाश किया ही क्या इनकम के सोर्सेस का। गुरु और जो जो चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा उच्च के है तो वो नीच की दृष्टि देंगे, वो भी तो गुरु को खराब कर रहे हैं एट टाइम्स, उसको भी समझना है हमें। तो उसको आप देखोगे तो गुरु के ऊपर चंद्रमा की जो दृष्टि पड़ी है वो अच्छी नहीं पड़ी यहाँ पे। उसके अलावा बुध की दृष्टि तो कभी भी गुरु पे अच्छी पड़ती नहीं, बुध और गुरु तो आपस में हमेशा ही कह लीजिए 36 का आंकड़ा रहता है। और इसके अलावा जब सूर्य की बात करता हूँ तो सूर्य ने क्या किया, बाय डिफॉल्ट जो है उच्च के चंद्रमा को अस्त भी कर रखा है। तो काफी सारी चीजें हैं जो ये व्यापारिक दृष्टि से देखो, देखो जितने बिजनेसमैन इसको देख रहे हैं व्यापारिक दृष्टि से समझो कि हम पार्टनरशिप करें ना करें। पार्टनरशिप देखनी है 11वां घर देख लो, और चौथा और 7वां घर देखो, चेक करो वाई व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने अभी इस कुंडली के अंदर टच किए हैं। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है अभी इस कुंडली को लेके, आप मेरे को सवाल करो, मैं आपको जवाब दे देता हूँ सारे के सारे। तो मैंने पिता वाला एस्पेक्ट भी समझाया आपको, मैंने विंशोत्तरी दशाएं भी दिखाई हैं सारी की सारी, ये देख लीजिए। ठीक है, अभी आप मेरे से पूछे करंटली सर कैसा चल रहा है इनका फेज। देखिए अभी जो करंट फेज है ये शनि का फेज चल रहा है, 2014 से चल रहा है। मैं कहीं ना कहीं ये कह सकता हूँ कि शनि का जो एक फेज अभी चल रहा है ये इसमें फिर से रिवाइव करने की कोशिश बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है ना, कोशिश करेंगे क्योंकि लग्नेश है, लगन का लॉर्ड है, मगर डाउन द लाइन फिर से वो बैठा तो 12वें घर में। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, ये भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो देखिए पॉइंट ये है कि समझना पड़ेगा चीजों को कि पहली बात तो इनको अब जो है ना नेचर समझनी है यहाँ पे, कि इनका जो बिजनेस करना है, जो इनको ऑपरेट करना है बिजनेस, वो किस प्रकार का नेचर का बिजनेस होना चाहिए। व्हाट आर द प्लैनेट्स विच आर सपोर्टिंग, वो यहाँ पर समझने वाली बात है। और उनसे संबंधित अगर जो प्लैनेट्स इनको सपोर्ट करते हैं, जैसे मकर लगन की कुंडली है, मकर लगन के अंदर शुक्र इनको बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करता है। शुक्र जो है इनके व्यापार के घर में बैठा हुआ है। मंगल साथ, अब आप कहोगे सर साथ में बैठा हुआ है, भाई मंगल ने जितना नुकसान करना था 28 साल तक कर लिया ऑलरेडी। डाउन द लाइन जितना खराब करना था उसने कर लिया है। अवस्थाएं होती हैं, अपनी अपनी अवस्था में ये प्लैनेट्स खराब करते हैं। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि आप क्या रिकमेंड करते हैं, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इनको जो है ग्लैमर से जुड़े हुए बिजनेस जो होते हैं, ग्लैमर से मेरे जुड़े हैं, कहने का मतलब ये है तो व्हाइट चीजों का बिजनेस या फिर ग्लैमर, क्योंकि शुक्र ओरिएंटेड बिजनेसेस को फोकस करेंगे तो मुझे लगता है फिर भी इनको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं चंद्रमा भी इनका उच्च का है ना, समझ रहे हैं। वो बात अलग है कि देखिए दो 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 रिकमेंडेशन यहाँ पर निकल के आती हैं, या तो ये ग्लैमर ओरिएंटेड इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करें किसी भी तरह से, जो भी बिजनेस तय करना है वो। देखिए बिजनेसमैन को कभी नहीं बताना चाहिए तू क्या बिजनेस कर, बिजनेसमैन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बिजनेस को ऑपरेट करेगा। तो इनका जो इंटरेस्ट है, मैं इनको ब्रॉडली सेक्टर बता रहा हूँ कि आप ग्लैमर से जुड़े कामों को जो है देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। या फिर व्हाइट चीजों का जो कोई भी काम हो, व्हाइट चीज क्या है, इन्होंने क्या पिकअप करना है ये पिकअप करें अपना। और दूसरा जो है चंद्रमा जो है इनका उच्च का है, व्यापार का मालिक भी है, तो पानी से जुड़े हुए भी व्यापार अगर ये कोई करते हैं तो उसी में ही स्पेसिफिकली कामयाबी है, अदरवाइज कामयाबी नहीं है। प्रॉब्लम्स विल बी देयर। तो he has to be certainly he have to be focused more on the kind of nature of business। नेचर ऑफ बिजनेस पकड़ना बहुत जरूरी है। आप जब भी किसी बिजनेसमैन की कुंडली देखो, हर आदमी ये नहीं है कि सातवां घर पावरफुल है तो हर बिजनेस कर लेगा, नो, नेवर, डोंट डू दोस काइंड ऑफ थिंग्स। ऑलवेज सी कि किस नेचर का बिजनेस उसको सूट करता है। अगर आप मेरे से पूछते हैं ब्रॉडली कि सर कोई जेम स्टोन्स इनको सजेस्ट करोगे, मैं कहूंगा पन्ना पहन लीजिए, पन्ना पहन लीजिए, फॉर्च्यून विल सपोर्ट। ठीक है, ज्यादा इन डेप्थ में सारी चीजों को अभी समझाना यहाँ पर, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो ज्यादा तो मैं इन डेप्थ नहीं उतर रहा हूँ। मैंने टॉप प्लेयर पे जो सारी बातें हैं आपको समझाई हैं, विमशोत्री दशा और आज तक की जो करंट महादशा चल रही है उसके हिसाब से सारी बातें बताई हैं। तो अगर मतलब आपको लग रहा है कि अब आपके मन में भी और प्रश्न हैं, बिजनेसमैन जितने भी इसको देख रहे हैं, तो आप अपने प्रश्न मुझसे पूछिए, मैं आपको नीचे गाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो दोस्तों ये हमारे टीचिंग पेडागोगी है, हमारे मतलब हम इस प्रकार से जो है बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स को रेडी भी करते हैं। वहां पर हम ये नहीं बताते कि ये जो जन्म कुंडली है ये अनिल अंबानी जी की है, हम सिर्फ केस स्टडी को सामने रखते हैं। हम बोलते हैं नाउ यू स्टार्ट एंड देन आवर स्टूडेंट स्टार्ट टू वर्क। और फिर जो है जब सारा उनसे, जब हम 12 सवाल 12 प्रश्नों के उत्तर लेते हैं, तो 12 हाउसेस है ना, 12 हाउसेस से संबंधित उनकी क्या राय है वो समझते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं।
And then that is why RBJ Gurukul के जो students हैं, they are doing marvelous job in terms of their predictive work. जो एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शंस हैं उनमें काफी अच्छा काम हमारे स्टूडेंट्स करते भी हैं। चलिए दोस्तों, विद दिस नोट आई विल टेक द ब्रेक, और अगली एक जन्म कुंडली और बेहतरीन से लेके आऊंगा, जिसमें ये जो कुंडली का मैंने आपको बार बार बताया, ये जो ऑब्जेक्टिव था बिजनेसमैन को आज थोड़ा ओरिएंटेशन देने का था, मैं उनको बताऊंगा किस तरह से योगों को चेक करना चाहिए। तो गाइज, विद दिस नोट बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Sadar Pranam to Guruji and to all my RBJ community members. I would just like to share my experience with RBJ. It all started around 4 months back, and if I have to describe my journey with RBJ, I would easily say that my journey is being a zero and now being a hero. So having no knowledge of astrology or very complicated knowledge of astrology, and the moment I joined RBJ class, I think first class only I could understand 30 to 40%. And today, because of blessings of Bhatia sir and my interactions with other team members, I am able to predict any kind of kundali. And the best thing about RBJ is they throw you into the ocean with a few lifeguards. You can swim, you can survive, and eventually you will learn. So, and I always remember the statement made by Guruji that this is a protected environment, make as many mistakes as you want to. And this kind of encouragement is very important, and this has prepared us to give our best when we are outside RBJ community. And I would like to tell you all that today there is a lot of improvement in my astrology, and I would humbly request that whosoever is listening to this should come and join, because unless you don't join and you don't experience the kind of teaching, the method of the teaching that RBJ has, you will not understand it. So, nutshell, if you want to become a good astrologer, if you want to become a good human being, if you want to learn great things about life, RBJ is the best place. So thank you so much, Bhatia sir. Thank you so much for being there for me, and I know you are always there for me. Thank you so much.